ठीक है, मतलब जिसको माइकेलिस मेंटन इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है कि मतलब सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे वो जो है मतलब जो रिएक्शन है जो एंजाइम करवा रहा है उस रिएक्शन के मैक्सिमम का आधा रेट अटेन कर ले, उसको कहते हैं केएम। ठीक है, और मतलब केएम को डिटरमाइन कैसे करते हैं, डबल रेसिप्रोकल कर्व को प्लॉट करके केएम को डिटरमाइन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 1 बाय सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और 1 बाय वेलोसिटी ऑफ एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो प्लॉट करते हैं कर्व को। ठीक है, इसको इसीलिए इसको कहते हैं डबल रेसिप्रोकल कर्व। मतलब इन दोनों चीज़ों के रेसिप्रोकल के बीच में कर रहे हैं ना कब, इसलिए। या फिर लाइन वीवर बर्ग प्लॉट कहते हैं इसको। और मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि केएम जो है वो एंजाइम की मतलब एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन जो है ना, तो मतलब उसके लिए केएम की एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब अगर एक कांस्टेंट मतलब अगर एक सबस्ट्रेट है किसी एंजाइम के लिए तो उसके लिए केएम की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर एक एंजाइम जो है वो दो अलग अलग सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है तो उन दोनों सबस्ट्रेट के लिए जो एंजाइम की मतलब केएम की जो वैल्यू है ना, मतलब वो अलग अलग होगी। और केएम मतलब सिग्निफाई किस चीज़ को करता है, एफिनिटी को सिग्निफाई करता है। मतलब कि अगर केएम की वैल्यू हाई है यानी कि सबस्ट्रेट की उससे एफिनिटी मतलब एंजाइम से एफिनिटी कम है, और वाइस वर्सा मतलब कि केएम की वैल्यू अगर लो है तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है वो मतलब एंजाइम से हाई है। ठीक है, जैसे कि एक मतलब एग्जांपल था ना, मतलब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का, कि मतलब हेक्सोकाइनेज का जो है वो केएम क्या होता है, हेक्सोकाइन मतलब इन दोनों में से किसी एक का केएम जो है ज़्यादा होता है और एक का केएम कम होता है। ठीक है, तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है और दूसरे की एफिनिटी कम होती है। उसके बाद आता है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज कैसे आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसकी हेल्प से जो है वो उसकी एक्टिविटी में चेंज आता है। और मोस्ट कॉमनली मतलब बहुत सारे तरीकों से आ सकता है, जो मोस्ट कॉमनली वो है फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन से, या तो फिर जो है वो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो है वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से आता है। देख, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन में तो ये होता है कि जो मतलब रिवर्सिबल होता है सबसे पहले तो। ठीक है, और क्या होता है कि ज़्यादातर ना मतलब सीपी से याद कर लो कि कैटाबॉलिक एंजाइम जो है ना वो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होता है। ठीक है, और एनाबॉलिक एंजाइम उससे इनएक्टिवेट होता है। फाइन, क्या होता है कि जो एंजाइम में अगर OH ग्रुप होता है ना, तो उस OH ग्रुप पे OH ग्रुप जो होता है मतलब कि अगर उसमें कोई ऐसा अमीनो एसिड है सीरीन थ्रियोनिन टाइप, तो उसका जो OH ग्रुप होता है उस पर जाके फॉस्फोराइलेट कर जाता है। किसकी हेल्प से, प्रोटीन काइनेज की हेल्प से। ठीक है, और फिर उसको रिमूव कैसे करते हैं, वो प्रोटीन फॉस्फेटेज की हेल्प से। तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होता है, और काइनेजेस और फॉस्फोटेजेस को एक साथ कहते हैं कन्वर्टर प्रोटीन्स। ठीक है, यही मतलब इनएक्टिवेट और एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से। इसका एग्जांपल था कि स्टारवेशन में जो है मतलब प्रोटीन काइनेज जो है वो एक साथ फॉस्फोराइलेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को और फॉस्फोराइलेज एंजाइम को। तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो देख एनाबॉलिक एंजाइम है तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को मतलब तोड़ देता है, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस साइमल्टेनियसली जो है वो रुक जाता है। तो ये वाला एक एग्जांपल देना है मतलब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में। ठीक है, उसके अलावा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से जो होती है उसमें सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब कि इनएक्टिवेटेड जो एंजाइम है ना, मतलब जाइमोजन कहते हैं उसको, उसमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है, तो वो मतलब जाइमोजन पेप्टाइड जो है मतलब कि वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो एंजाइम जैसे काइमोट्रिप्सिन से काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बनना, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनना, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनना। ठीक है, और ये कैसे इनहिबिट होता है, मतलब कि देख मतलब ट्रिप्सिन ही होता है ना ज़्यादातर जो मतलब एक्टिवेट करता है इन सब के मतलब इन सब के एक्टिवेशन को, मतलब इन सब का एक्टिवेशन ट्रिप्सिन ही कंट्रोल करता है ना। तो देख ट्रिप्सिन से ही ट्रिप्सिन इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाता है, तो वो फिर ट्रिप्सिन को फर्दर जाके एक्टिवेट करने से रोकता है। एंजाइम इनहिबिशन जो है मतलब ब्रॉडली दो तरीके का है, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या है कि टेम्पररी होता है इनहिबिशन, और मतलब जितने देर तक इनहिबिटर है उतनी देर तक इनहिबिशन रहेगा, और अगर इनहिबिटर को हटा लिया ना तो मतलब इनहिबिशन जो है वो हट जाएगा। इरिवर्सिबल में लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो रिवर्सिबल वाला है वो दो तरीके का है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या है कि जो इनहिबिटर है ना वो सबस्ट्रेट
को रिजेंबल करेगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव में रिजेंबल नहीं करता है। कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि वो जाके इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जो कैटालिटिक साइट होता है ना एंजाइम की, सॉरी, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट की जगह बाइंड कर जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया ना, तो वो इनहिबिटर को डिस्प्लेस कर सकता है और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो सकता है। यानी कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाए ना, तो इस इनहिबिशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं इनहिबिटर के साथ, अगर वो वही मतलब कि जो डबल रेसिप्रोकल जो कर्व नहीं करते प्लॉट, वही उसमें क्या होता है कि देख कि मतलब केएम जो है ना एंजाइम का, मतलब वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब सेम अगर मतलब आधी एक्टिविटी लानी है ना, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो इनहिबिटर है वो छोड़ दे एक्टिव साइट को। ठीक है, लेकिन वी मैक्स जो है देख वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक बार इनहिबिशन कम हो गया तो कैटालिटिक साइट की का नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा, वो तो फिक्स है ना, इसलिए वी मैक्स जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो ये है कि वही मेलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, क्योंकि ये सक्सिनेट को रिजेंबल करता है। उसके अलावा सल्फर ड्रग्स जो है और पाबा जो है, मतलब सल्फर ड्रग्स जो है वो पाबा पाबा जो है मतलब पैरा क्या 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 नाम है पीएबीए का, हाँ, पैरामीनो बेंजोइक एसिड, उसको रिजेंबल करता है जो कि बैक्टीरिया में होता है। और सल्फर ड्रग्स जो है वो हाँ मतलब पाबा को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो सल्फर ड्रग्स जब देते हैं तो वो पाबा की जगह जाके वो मतलब एंजाइम पे अटैच हो जाते हैं और वही वो बैक्टीरिया मर जाता है। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सा है वो है मिथोट्रिक्सेट, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या करता है मतलब ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर है ना, उसको ट्रीट करने में जो है वो यूज़ होता है। ये फॉलिक एसिड के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। फॉलिक एसिड जो क्या है कि फॉलिक एसिड जो है वो उसको रिड्यूस करता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, किसमें? डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में, जो कि फर्दर रिड्यूस होता है टेट्राहाइड्रो फोलिक एसिड में, यानी टीएचएफ में। और ये टीएचएफ जो है ना वो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस की, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी कि फॉलिक एसिड जो है वो टीएचएफ को सिंथेसाइज कर रहा है। और अगर फॉलिक एसिड के अटैचमेंट को ही इनहिबिट कर दिया जाए तो टीएचएफ सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर डीएनए जो है मतलब प्यूरिन पायरिमिडीन वो सिंथेसाइज नहीं होगा और डीएनए नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब मिथोट्रिक्सेट ड्रग जो देते हैं, मतलब कि ये एनालॉग है फॉलिक एसिड का, तो ये जो है टीएचएफ के फॉर्मेशन को ही रोक देता है, मतलब कम कर देता है, इंपेयर कर देता है। तो इस वजह से डीएनए की सिंथेसिस इंपेयर हो जाती है, इसलिए कैंसरस सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो मिथोट्रिक्सेट ड्रग है ना वो थोड़ी मतलब टॉक्सिक है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये कि जो दूसरे सेल्स है ना, जैसे हेयर फॉलिक जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स है, जैसे हेयर फॉलिकल्स के सेल हो गए, ठीक है, इन सबको मतलब म्यूकोसल सेल्स हो गए, इनको जो है वो इनको भी डैमेज कर देता है। इसीलिए जब इसका यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हेयर लॉस वगैरह हो जाता है। इसके अलावा एक और ड्रग है ट्राइमिथोप्रिम, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। उसके अलावा वो फेमस था, याद ही है कि इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल को मतलब इनहिबिट करता है, वो इथेनॉल जब मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है तब। और उसके अलावा जो दूसरा हो गया वो है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि वही स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती है, लेकिन किसी और साइट पे जाके बाइंड करता है और मतलब कन्फर्मेशनल चेंज ला देता है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, यानी कि इसमें केएम जो है वो वही रहेगा, लेकिन एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, इसलिए जो वी मैक्स है ना वो कम हो जाएगा। तो इसके प्लॉट में इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जो इनहिबिटर जो है हाँ वही मतलब कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा तो एक्टिविटी कम हो जाती है या लूज कर देता है एक्टिविटी को। तो इसका एग्जांपल ये हो गया कि एस्कैरिस जो है वो मतलब ट्रिप्सिन के इनहिबिटर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो कि ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन वो ट्रिप्सिन के इनहिबिटर को प्रोड्यूस करता है तो ट्रिप्सिन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, तो वो मतलब बच जाता है एस्कैरिस। उसके अलावा दूसरा हैवी मेटल्स हो गए जो कि एसएच ग्रुप जो होता है, ठीक है, मतलब उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद मेटल चिलेटिंग एजेंट जैसे ईडीटी है, वो कैल्शियम को जो है कैल्शियम का अटैच होना वो उसको इनहिबिट कर देता है, तो इसको एंटीकोगुलेंट के जैसे यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल में जो है उसके कि हाँ, इसको एंजाइम पॉइजन्स कहते हैं, क्योंकि देख एंजाइम जो है वो बर्बाद हो गए इनके अटैच होने के बाद, मतलब कि अपनी एक्टिविटी लॉस कर दी परमानेंटली। ठीक है, परमानेंट डैमेज हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया आइडोएसिटेट जो है वो एसएच ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है। या फिर हैवी मेटल्स जो है वो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो भी परमानेंटली जो है वो डैमेज कर देते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सुसाइड इनहिबिशन। ठीक है, या इसको मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर जो है ना वो जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना उसके कुछ स्टेप्स में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन फिर एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाता है ना वो कि वो जाके
मतलब जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जैसे कि एलोप्यूरिनॉल है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं मतलब गाउट के ट्रीटमेंट में। तो क्या होता है इसमें कि ये जो है मतलब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। एलोप्यूरिनॉल को ना ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ही जो है वो एलोज़ैंथीन में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। लेकिन ये एलोज़ैंथीन जो बना ना, वही ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को जो है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, ठीक। उसके अलावा इसका जो एक दूसरा मतलब एग्जाम्पल हो गया वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का, मतलब जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में मतलब एक सुसाइडल इंजाइम होता है, ठीक है। मतलब कि कौन करता है इसका इनहिबिशन, एस्पिरिन करता है। आइसो एंजाइम जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम है, ठीक है, जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी सेम होती है और इनके फिजिकल फॉर्म के अलग अलग होने की अलग अलग वजह हो सकती है। जैसे कि या तो अलग अलग जीन्स ही इनको कोड करें, ठीक है, जिनको ट्रू आइसो एंजाइम कहते हैं, मतलब जिनको अलग अलग जीन ही कोड कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारे आइसो एंजाइम हैं जिनका मतलब जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की वजह से मतलब उनके फिजिकल फॉर्म अलग होते हैं, और कई जो हैं वो अलग अलग एलील से कोड होने की वजह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसे। और मतलब आइसो एंजाइम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो मतलब अलग अलग होती हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि सेंसिटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, केएम, एफिनिटी, उसके बाद इनहिबिटर से कैसी सेंसिटिविटी है और थर्मल सेंसिटिविटी कैसी है। उसके अलावा इलेक्ट्रो फोरेटिक मोबिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको यूज़ करके आइसोएंजाइम्स को जो है वो सेपरेट भी किया जाता है। और इस क्वेश्चन में दो एग्जाम्पल पूछे थे आइसोएंजाइम के। तो देखो, एलडीएच के जो है 5 आइसोएंजाइम हैं और उसके बाद फॉस्फो सॉरी क्रिएटिन काइनेज के जो है वो 3 आइसोएंजाइम है। उसके अलावा जो एएलपी है ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसके जो है वो 6 आइसोएंजाइम है। लेकिन दो पूछे हैं तो दो का याद कर लो कि एलडीएच जो है उसके 5 आइसोएंजाइम है, ठीक है। एलडीएच 1 2 3 4 5, हाँ, और ये हार्ट से शुरू होगा और मतलब मसल पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो मतलब 4 इसमें मोनोमर होते हैं, ठीक। तो हार्ट से एलडीएच 1 जो है उसमें चारों के चारों एच वाले मोनोमर हैं, और एलडीएच 5 जो है उसमें चारों के चारों एम वाले मोनोमर हैं। उसके बाद ना एलडीएच 2 3 4 5, इसमें ना एक एक बस एम जोड़ते जाओ और एच कम करते जाओ, ठीक है। और तो देखो, हार्ट से रिलेटेड क्या है, ब्लड है ना, तो ऐसे याद कर लो कि हार्ट का जो है वो एलडीएच 1 है, तो ब्लड में जो मिलेगा वो एलडीएच 2 है, ठीक है। और जो एलडीएच 3 है वो ब्रेन में मिलेगा, एलडीएच 4 जो है लिवर में, और लास्ट वाला बताइए कि मसल में मिलेगा। उसके अलावा मतलब इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पूछा है ना। देखो, सबसे पहले इसका काम तो ये है कि ये जो है वो क्या करता है, ये पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है ना। पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है एनएडीएच का यूज़ करके। तो मतलब इसका क्या, ये क्या होता है कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि एलडीएच 1 इज़ टू एलडीएच 2 का रेशो जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में लेस देन 1 होता है। लेकिन जिन इंडिविजुअल्स में एमआई होता है ना, उनमें मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें ये रेशो जो है वो फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी मोर देन 1 हो जाता है। तो इसको फ्लिप्ड रेशो कहते हैं, जो कि एमआई के पेशेंट्स में देखा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा वो टाइम वाली जो चीज़ है ना, उसको भी याद रखो कि ब्लड लेवल जो है वो एलडीएच का राइज करना शुरू करता है 10 से 12 आवर, ठीक है, आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ एमआई। और उसके बाद जो पीक है वो 40 to 48 आवर्स में अटेन होती है और नॉर्मल हो जाता है 5 से 6 दिन में। और जो मेनली राइज करता है लेवल ना, वो एलडीएच 1 का ही लेवल राइज करता है ना एमआई में, क्योंकि देखो हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट वाला राइज करेगा। उसके बाद जो है वो सीपीके यानी कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो है, उसके 3 आइसो एंजाइम है, ठीक है। पहला है मतलब बीबी मोनोमर, फिर एमबी मोनोमर और एमएम मोनोमर। तो जो राइज करता है ना एमआई में वो सीपीके एमबी है, यानी ठीक है, यानी सीपीके 2 है, वो राइज करता है। इसमें इसका फंक्शन होता है कि ये जो है क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है एटीपी का यूज़ करके। और इसके बाद ये देखो, सीपीके 2 जो है वो राइज करता है एमआई में, ठीक है। उसके बाद ये हाँ, शुरू कब हो जाता है राइज होना, 3 आवर में, पीक होता है 30 आवर में, और नॉर्मल कब हो जाता है 3 दिन में, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और उसके बाद
हाँ, रूटीनली जो सीपीके का लेवल चेक करवाते हैं ना, वो अगर टोटल सीपीके का लेवल चेक करवा रहे हैं तो वो मतलब अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी को हम मतलब सस्पेक्ट करें तब करवाते हैं, और सीपीके 2 MB का करते हैं ना तो एमआई के केस में करवाते हैं। ठीक है, ये था आई थिंक। साइटोक्रोम P450 या मोनोऑक्सीजिनेज जो है वो एक हीम प्रोटीन है। इसका नाम साइटोक्रोम P450 इसलिए है क्योंकि ये रिड्यूस स्टेट में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो लाइट को मैक्सिमली 450 नैनोमीटर पे जो है ये अब्जॉर्ब करता है, इस वजह से इसको कहते हैं। ठीक है, और ये किसी और साइटोक्रोम में नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम 450 है। और ये एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और हाइड्रोक्सिलेशन करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, कार्सिनोजेंस हो गए, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉल्यूटेंट्स और एंडोजेनिक सब्सटेंस जैसे कि स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड वगैरह। उसके अलावा ये जो है एक इंड्यूसिबल एंजाइम है, और मतलब जो कि मतलब फिनोबार्बिट्यूरेट्स वगैरह से जो है ये इसका इंडक्शन होता है। ओके, और ये जो है हाइड्रोक्सिलेशन जो है NADPH का यूज़ करके करता है, और मतलब कि बहुत सारे मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज़ में। उसके अलावा इंटेस्टाइन और लिवर में इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। एड्रीनल ग्लैंड में भी साइटोक्रोम P450 मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी जगह माइक्रोसोम में मिलता है, इसमें माइक्रोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, जो कि मतलब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये एड्रीनॉक्स क्या नाम है इसका, एड्रीनोडॉक्सिन रिडक्टेस, जो कि एक और एक नॉन हीम आयरन सल्फर प्रोटीन जो है एड्रीनोडॉक्सिन, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और 6 आइसोफॉर्म्स है साइटोक्रोम P450 के, जो कि ह्यूमन लीवर में प्रेजेंट होते हैं। सब के सब जो है वो इंड्यूसिबल हैं, और इनके इंडक्शन का मैकेनिज्म जो है वो है mRNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA स्टेबलाइजेशन और एंजाइम स्टेबलाइजेशन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है कि ब्लड लेवल जो है ना 3 एंजाइम्स के बढ़ जाते हैं, CPK, MB, LDH और SGOT, या जिसको AST भी कहते हैं। मतलब क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, इन तीनों के का जो है वो मतलब लेवल बढ़ जाता है। और स्पेसिफिकली जो है मतलब सबसे पहले जो है CPK, MB जो है वो राइज करता है, तो मतलब इसी के राइज को जो है वो मतलब एज अ मतलब डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। मतलब अनलेस कोई मसल इंजरी ना हो। ठीक है, क्योंकि मसल इंजरी में भी ये बढ़ सकता है, लेकिन ये मतलब सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल में ही होता है, तो इसलिए मतलब इसका राइज करना कार्डियक डैमेज तो दिखलाता ही है, लेकिन अगर मतलब दूसरा मसल डैमेज भी है ना तो ये इसको मतलब रूल आउट कर देता है। तो मतलब इसका टेबल मैंने मतलब जो अटैच है ना उसमें मतलब टाइम है कि सबसे पहले जो है बढ़ना शुरू करता है CPK। ठीक है, मतलब कि ये राइज करना शुरू कर देता है 4 से 5 घंटे में, मतलब ऐसे याद कर लो 3, 30 और 3, मतलब 3 घंटे में राइज करना शुरू करता है, 30 घंटे में जो है ये पीक पे पहुंच जाता है, 3 दिन में जो है वो नॉर्मल हो जाता है। LDH जो है वो 10 से 12 घंटे में बढ़ता है, 40 से 48 घंटे में पीक, और रिटर्न मतलब नॉर्मल 5 से 6 दिन में। SGOT जो है 12 से 24 घंटे में बढ़ता है, मतलब 2.5 दिन में वो मतलब पीक, और 4 से 5 दिन में जो है वो मतलब नॉर्मल हो जाता है। और देख मतलब अगर कोई मसल इंजरी है तब क्या करेंगे कि जो ट्रोपोनिन्स है ना, देख वो स्केलेटल मसल्स में अलग होते हैं और कार्डियक मसल्स में जो है मतलब अलग होते हैं, मतलब अलग अलग जीन से कोड होते हैं। तो इसमें ना कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T और कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन I जो है ना, ये अलग अलग जीन से कोड होते हैं, और कार्डियक मसल में मतलब स्पेसिफिकली होते हैं। अब इनमें से ना मतलब जो कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई जो है ना, वो कार्डियक मसल के लिए हाईली स्पेसिफिक माना गया है। यानी कि अगर इसका ब्लड लेवल बढ़ेगा ना तो ये भी मतलब कार्डियक मतलब मायोकार्डियल मतलब कार्डियक डैमेज को जो है वो मतलब पॉइंट करेगा, लेकिन ये जो है वो नॉन एंजाइमेटिक मार्कर हो गया कार्डियक डैमेज का। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम और नियर इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम वो है मतलब जिसका जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करता, मतलब कि जिसका डेल्टा जी जो है वो मैंने देखा था कि वो 1 किलो कैलोरी से कम है या नेगेटिव है। और नियर इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो है जिसका जो डेल्टा जी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, मतलब वो हाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, और जो नॉ नियर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। फाइन।
और किसको इंजाइमेटिकली ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो वो जो रिवर्सिबल वाला है ना उसको, यानी कि नियर इक्विलिब्रियम को इंजाइमेटिकली मतलब टारगेट करेंगे, क्योंकि मतलब उसमें उसमें क्या, क्योंकि उसी को तो ज़रूरत है ना देख रेगुलेट करने की, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलनी चाहिए और वो भी बराबर बराबर चलनी चाहिए, तभी वो मतलब कि इक्विलिब्रियम, नियर इक्विलिब्रियम मेंटेन होके रहेगा, है ना। तो इसीलिए उस वाले को रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं कि जो किसी रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है, मतलब किसी मेटाबॉलिक पाथवे में जो रेट लिमिटिंग रिएक्शन है उसको बॉटलनेक रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब जो उस रिएक्शन में एक्ट करता है ना उसको रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। देख, जो मेटाबॉलिक पाथवे जो है ना उसमें न्यूमरस स्टेप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई ऐसा स्टेप ज़रूर होता है जो कि मतलब सबसे स्लो होता है, ठीक है। और अगर उस स्टेप को मतलब उस स्टेप को रेगुलेट कर लिया जाए तो पूरे मेटाबॉलिक पाथवे का जो मतलब पेस है ना वो रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देख, जो इसके लिए आइडियल एंजाइम होता है ना, या तो उसकी क्वांटिटी या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना वो अगर रेगुलेट कर ली जाए तो पूरे के पूरे जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना उस पर फ़र्क दिखना चाहिए, ठीक है, वही है रेट लिमिटिंग एंजाइम। और मतलब इस एंजाइम की अगर कैटालिटिक एफिशिएंसी या क्वांटिटी को कम कर दिया जाए तो पूरे के पूरे पाथवे में जो है मेटाबॉलिक फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा उसका, ठीक है ना, जो चीज़ वो बना रहा है। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो पूरे के पूरे पाथवे में इसका फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। और मतलब कि मतलब ड्रग, हाँ, इसका आप एक एग्जांपल है कि मतलब कि जो बॉडी में बहुत सारे ड्रग टारगेट्स हैं ना, मतलब बहुत सारे हाँ ड्रग टारगेट्स है ना, मतलब उनकी रिएक्शन को भी ये कैटलाइज करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है ना, तो उसमें स्टैटिन ड्रग जो है वो मतलब कि एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है, मतलब इनहिबिट कर देता है। और ये जो है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जिस स्टेप में एचएमजी को ए एक्ट करता है, ठीक। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम हुआ। अब स्टैटिन जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है, तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो मतलब कम हो जाता है। तो यही है कि हाँ यही थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम में स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, और ये इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉट की मतलब लिसिस कर देता है, मतलब जब सीएडी होती है यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, मतलब तो जो बेसिक अबनॉर्मेलिटी होती है ना वो थ्रोम्बस बन जाती है कोरोनरी आर्टरी में, ये देखा जाता है। इसीलिए मतलब ये वाला जो एंजाइम है यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज ये दिया जाता है मतलब एमआई की ट्रीटमेंट में। ये क्या करता है कि ब्लड क्लॉट को जो है वो डिसॉल्व कर देता है। उसके अलावा जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये भी मतलब पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इनको भी। उसके अलावा जो है एस्पारिजिनेज जो है वो मतलब एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब इसको भी यूज़ करते हैं मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में।